तो वेलकम यूट्यूब आप सभी के अपने चैनल यस की या मिस्टर फिर स्वागत है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स में बात क्या करने वाले हैं, अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। जो भी चीज़ें रहेंगी आपके सामने रहेंगी, निष्पक्ष तरीके से रहेंगे और आपको अच्छी तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स में बात क्या करने वाले हैं, मापन एवं मात्रक की बात करेंगे, चैप्टर 2 की बात करेंगे और आपके लिए पीडीएफ की भी सुविधा दी जा रही है। पीडीएफ आप यहाँ पे देखेंगे तो SKM इंस्टीट्यूट पीडीएफ है आपका। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, skmclasses.com वेबसाइट पर और SKM इंस्टीट्यूट जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो सभी लोग क्या करना है, वहाँ पे जाना है, पीडीएफ को डाउनलोड करना है, अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। ठीक है, देखिए इसमें हम चैप्टर 2 की बात करेंगे, 11 चैप्टर 2 का बात करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि हमने आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ा रखा है 11th फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट पढ़ा रखा है और 12 की पूरी फिजिक्स आपकी कंप्लीट करा दी गई है। उसका पीडीएफ भी आपको skmclasses.com वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। बहुत ही कम मूल्य में आपको सिर्फ 49 रुपीज़ में आपको पूरा सिलेबस की जो नोट्स है आपको अवेलेबल करा दी जा रही है और आपको यहाँ से पढ़ लेना है और अपनी नोट्स को वहाँ से तैयार कर लेना है, तो आपका पूरा फिजिक्स आपका तैयारी हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ 49 रुपीज़ में, आपको ज़्यादा पे नहीं करना है, आपके ऊपर कोई लोड नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए इसमें पढ़ते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। भौतिक राशियाँ क्या हैं और कितने प्रकार की होती हैं और उसके प्रकारों को समझाइए। ठीक है, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, उससे कितने प्रकार होते हैं और उनके प्रकारों को आपको समझाना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए होगा। ठीक है, तो चलिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं और बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो भौतिक राशि किसे कहते हैं पहले उसके बारे में जानेंगे। तो जिन राशियों का मापन जिन राशियों का मापन यथार्थ पूर्वक किया जा सकता है, किस तरीके से यथार्थ पूर्वक किया जा सकता है, भौतिक राशि कहलाता है। क्या कहलाता है, भौतिक राशि कहलाता है। ये राशि दो प्रकार की होती है। राशियां कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होंगी। पहला हमारा क्या होगा, मूल राशियां, दूसरा क्या होगा हमारा व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे मूल राशियों के बारे में। मूल राशियां कौन कौन सी होती है हमारी, यानी मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। यानी जो मूल राशियां होती हैं उनको व्यक्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता नहीं होती है, जो हमारी भौतिक राशियां होती हैं, मूल राशि। देखिए मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम आपको बताते हैं कौन कौन सी हमारी मूल राशियां होती है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योतिवृत्ता, धारा, पदार्थ की मात्रा को मूल राशियां कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम मूल राशियां कहते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा मूल राशियां किसे कहते हैं। अब आगे हम आपको बताते हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, चलिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जो राशियां मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती हैं, यानी जो राशियां किससे, मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल देखिए किससे बना है, लंबाई और चौड़ाई से बना है, यानी लंबाई का स्क्वायर इसका मात्रक होगा। ठीक है, यानी कि ये राशियां किससे बनी होती हैं, हमारी मूल राशियों से बनी होती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशियां। जैसे चाल का क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, आयतन, घनत्व, बल, वेग, त्वरण आदि सब क्या है, हमारी व्युत्पन्न राशियां होती हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए SI पद्धति में 7 मूल राशियां था, उनके मात्रक और 2 पूरक मात्रक के मान और संकेत बताइए। यानी कि आपको SI पद्धति में 7 मूल राशियां मिलेंगी। अब उनकी आपको मात्रक बताना है और उनके जो संकेत हैं संकेत को बताना है। चलिए यहाँ पे देखेंगे राशि हमारी कौन सी है, ये हमारा मात्रक का मापन होगा और ये हमारा संकेत होगा। तो ये क्या हमारा लंबाई है। लंबाई का अगर हम मात्रक की बात करें, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है और इसके संकेत की बात करेंगे तो क्या होगा, एम होगा। ठीक है, द्रव्यमान की बात करेंगे, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम होगा और यहाँ पर केजी इसका संकेत होगा। ठीक है, समय की बात करेंगे, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है और इसे यस से डिनोट करते हैं। किससे, यस से डिनोट करते हैं। ताप की बात करेंगे, ताप का मात्रक क्या होगा, केल्विन होता है, इसे के से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा के मात्रक की बात करेंगे, उसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो तीव्रता की बात करेंगे, जो तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडिला होता है, इसे CD से प्रदर्शित करते हैं। किससे, CD से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पदार्थ की मात्रा की बात करेंगे, इसका मात्रक क्या होता है, मोल होता है और मोल को सिर्फ मोल से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए अब आपके लिए कुछ पूरक मूल मात्रक की बात करेंगे। तो पहला पूरक मूल मात्रक हमारा क्या होगा, समतल कोण, जिसका मात्रक क्या होगा, रेडियन होगा, इसे RAD से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
अब अगले हमारा क्या है, घनकोण। घनकोण क्या क्या होगा, स्टेरेडियम होगा, इसे हम SR से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए मात्रक किसे कहते हैं, मात्रकों की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो मात्रक आखिरकार कहते किसे हैं, हमें इसकी विशेषताओं को लिखना होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स आपको हम बताते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। देखिए अगर आपको 2023 बोर्ड के लिए तैयारी करनी है, 2024 बोर्ड में आपका एग्जाम होगा, तो उसके लिए आपका ये बेस होगा। इस बेस को अगर अच्छी तरीके से आप तैयार कर लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आपको 12 में इतनी हेल्प मिलेगी कि आपको वहां पर ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को डिस्कस कर दिया जाएगा वहां पर भी, और आपको अच्छी तरीके से समझा दिया जाएगा। ठीक है, और हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, क्योंकि 11th वाले जो बच्चे हमारे होते हैं वो अगर 12 की तैयारी अभी से करते रहेंगे तो बोर्ड में कहीं ना कहीं उनका टॉप पोजीशन बन सकती है। ठीक है, चलिए अब मात्रक किसे कहते हैं, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए, क्या, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए उसी प्रकृति की भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा को, क्या, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए उसी प्रकृति की भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा को मापन का मात्रक कहते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, मान लेते किसी भौतिक राशि का हमें मापन करना है, मात्रा मापन करना है, तो उसी प्रकृति के, जो उसी प्रकृति का, जैसे लंबाई का हमें मापना है तो लंबाई का ही मात्रक हमें लेना है, न कि हम किलोग्राम का मात्रक ले। अगर किलोग्राम का मात्रक लेंगे तो वहाँ पे लंबाई हम नहीं माप पाएंगे। अगर किलोग्राम को हमें मापना है तो उसी मापन का हमें मात्रक लेना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो उसी प्रकृति की भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा को मापन का मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, मापन का मात्रक कहते हैं। ठीक है, मात्रकों की विशेषताएं की बात करेंगे। मात्रकों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो वह सुपरिभाषित हो, क्या हो, वह सुपरिभाषित हो। ठीक है, वह उचित आकार का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उचित आकार का होना चाहिए। तो उसका आकार बहुत बड़ा हो और नहीं बहुत छोटा। जो हमारी भौतिक राशि होती है, जो मात्रक हम लेंगे, उसका आकार बहुत बड़ा भी न बहुत बड़ा भी न होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, समय और स्थान के साथ परिवर्तन न हो। इसमें क्या हो, समय और स्थान के साथ क्या हो, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, वह सर्वमान्य हो। क्या हो, सर्वमान्य हो। ठीक है, यह सभी स्थानों पर आसानी से पुनरुत्पादित करने योग्य हो। क्या हो, यह सभी स्थानों पर क्या हो, आसानी से पुनरुत्पादित करने योग्य हो। क्या हो, पुनरुत्पादित करने क्या हो, योग्य हो। ठीक है, भौतिक कारकों जैसे ताप, दाब आदि से वह अप्रभावित हो। ठीक है, जो हमारी भौतिक कारक होते हैं जैसे ताप, दाब आदि से क्या हो, वह अप्रभावित हो, उस पर कोई प्रभाव न पड़े। जैसे हम किलोग्राम का कोई 1 किलो हम रख देते हैं, उसमें चाहे बरसात हो चाहे जो भी हो, लेकिन वो आपका 1 kg बताएगा ही बताएगा। ठीक है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब हम बात करेंगे मूल मात्रक व व्युत्पन्न मात्रक में अंतर क्या होता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए आपके मन में प्रश्न भी उठ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों कि हम मूल मात्रक तो कह दिए, अब व्युत्पन्न मात्रक क्या, हमने पीछे आपको बताया कि जो मात्रक आपके मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे हम लंबाई का मात्रक लेंगे तो मीटर होता है, लेकिन जैसे दूरी का मात्रक लेंगे तो चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल का जैसे मात्रक हम ले लेते हैं तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी का मात्रक लेंगे प्लस समय का मात्रक लेंगे तब हमें क्या होगा, चाल का मात्रक निकलेगा। तो इस तरीके का मात्रक को हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको हम समझाते हैं थोड़ा और अच्छी तरीके से। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। जो मूल राशियों के मात्रक होते हैं उन्हें हम मूल मात्रक, जैसे हमने आपको बताया ना, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योतिर्वृत्ता, वैद्युत धारा, तो ये हमारी 7 जो मूल मात्रक हैं, इनके मात्रक को हम क्या कहेंगे, मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, चलिए व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं ना, उनके मात्रक को क्या कहेंगे, हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, चलिए ये मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। मात्रक क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, पूर्णतः क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, ये मात्रक मूल मात्रकों पर निर्भर, ये मात्रक जो होते हैं मूल मात्रकों पर निर्भर होंगे आपके। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। यसाई पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक होते हैं। जो साई पद्धति होती है आपकी, इसमें आपके 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक आपके होते हैं। ठीक है, चलिए व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या सीमित नहीं है। जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, इन मात्रकों की जो संख्या है सीमित नहीं है। क्या है, सीमित नहीं है। ठीक है, चलिए
आगे आपको बताते हैं सोनार। सोनार क्या होता है? इन शब्दों का अर्थ क्या? इन शब्दों का अर्थ नौ संचालन करना और दूरी आदि का पता करना। सोनार तकनीक का उपयोग समुद्र में जल के अंदर लड़ाकू पनडुब्बी, समुद्री पत्थर, जहाज के मार्ग में आने वाली रुकावट की स्थिति तथा समुद्र की गहराई ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब हम मात्रकों की पद्धतियां देखेंगे। इसमें मात्रकों की पद्धतियां क्या क्या होती हैं। तो पहला हमारी मात्रक पद्धति क्या है? सीजीएस। सी मीन्स क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ठीक है, तो आपको ये सीजीएस पद्धति के नाम से जाना जाएगा। तो इस पद्धति का पूरा नाम सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पद्धति में लंबाई का मात्रक। अब देखेंगे इसमें सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड आपकी ये पद्धति हो जाएगी हिंदी में। अब इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर में, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम में तथा समय का मात्रक सेकंड में होता है। ठीक है, अब इस संक्षेप में सीजीएस पद्धति भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम संक्षेप में क्या कहेंगे? सीजीएस पद्धति भी कहेंगे। ठीक है, चलिए अब इस पद्धति में क्या होता है? मैट्रिक पद्धति या दार्शनिक पद्धति उस पद्धति को कहते हैं। मैट्रिक या दार्शनिक पद्धति उस पद्धति को कहते हैं जिसके अपवर्त्य और अपमार्जक 10 की घात के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा जो मात्रक पद्धति होगा क्या होगा? ध्यान से इसको भी समझेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। एफपीएस पद्धति क्या है? एफपीएस पद्धति, तो इसका पूरा नाम फुट पाउंड सेकंड पद्धति है। क्या है? फुट पाउंड सेकंड पद्धति है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट में, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकंड में। इसमें क्या करते हैं हम? ध्यान समझेंगे। लंबाई का मात्रक किस में लेंगे? फुट में लेंगे। फुट आप जानते हैं ना, जैसे कि कितने फीट का है, कितने फीट का ये चीज़ है, तो आप फीट में नापने हैं ना, तो वो क्या है? लंबाई का मात्रक फीट में लेंगे। और जो द्रव्यमान का मात्रक होगा इसमें हम पाउंड में लेते हैं। किस में लेते हैं? पाउंड में लेते हैं। और जो समय का मात्रक होता है इसमें भी सेकंड में लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसे संक्षेप में क्या कहते हैं? एफ प स कहते हैं। ठीक है, पद्धति भी लिखते हैं। एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला हमारा क्या होगा? एमकेएस पद्धति। क्या होगा? एमकेएस पद्धति। ठीक है, तो एमकेएस पद्धति किसे कहते हैं? चलिए इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो इस पद्धति का पूरा नाम क्या है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। इस पद्धति का पूरा नाम क्या है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर में, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम में तथा समय का मात्रक सेकंड में लिखते हैं। वास्तव में यह पद्धति सीजीएस पद्धति की भी एक बड़ा रूप है। यानी सीजीएस पद्धति जो आपको हमने बताया ना, उसका बड़ा रूप क्या है? एमकेएस पद्धति है। ठीक है, ध्यान समझेंगे इसको तभी आपको समझ में आएगा और हमारे साथ जुड़े रहने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ जाएंगे वो वीडियो छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं। ठीक है, जब एमकेएस पद्धति के साथ, किसके साथ? एमकेएस पद्धति के साथ विद्युत धारा के मात्रक को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। किसके मात्रक को? विद्युत धारा के मात्रक को भी सम्मिलित कर दिया जाता है, तो इस पद्धति को एमकेएस पद्धति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? एमकेएस पद्धति कहते हैं। चलिए अगला देखेंगे, एसआई पद्धति। यह मात्रकों की एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। क्या है यह? एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। एसआई फ्रांसीसी नाम ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स का संक्षिप्त रूप है। क्या है? ये सिस्टम इंटरनेशनल जो सिस्टम है, ले सिस्टम, उसका एक क्या है? डी यूनिट्स का संक्षिप्त रूप है। यह पद्धति एमकेएस पद्धति का परिवर्धित रूप है। क्या है? जो यह पद्धति है एमकेएस पद्धति क्या है? एक परिवर्धित रूप है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण एसआई व्युत्पन्न मात्रक की बात करेंगे, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नीचे सारणी में कुछ विशेष नाम वाले महत्वपूर्ण एसआई व्युत्पन्न मात्रक दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? नीचे सारणी में कुछ विशेष नाम वाले महत्वपूर्ण एसआई व्युत्पन्न मात्रक दिए गए हैं। अब यहाँ आप देखेंगे भौतिक राशि, मात्रक और सेकंड। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है और यहाँ पे संकेत क्या होता है? एन होता है। कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, तीनों का मात्रक आपको क्या निकल कर आएगा? जूल आएगा। ठीक है, हमने बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से आपकी जो सिलेबस है बनाया है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरीके से पढ़ते रहना है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा? जूल होगा और संकेत क्या होगा? जी होगा। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है और इसका संकेत क्या होता है? डब्ल्यू होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है, इसका पीए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं।
वैद्युत वाहक बल यानी विभवांतर, वैद्युत वाहक बल और विभवांतर का मात्रक भी सेम होता है। इसे बोल्ड से प्रदर्शित करते हैं, इसे V से संकेत, का संकेत क्या होता है, V होता है। ठीक है। धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय प्रेरण की बात करेंगे, चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है, इसे T से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है, इसे T से प्रदर्शित करते हैं। प्रेरकत्व के मात्रक की बात करेंगे, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होगा, हमारा हेनरी होता है, इसे H से प्रदर्शित करते हैं। और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, इसे HZ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए आगे देखिए, एसआई की मूल मात्रकों एवं पूरक मात्रकों की परिभाषाएं। जो एसआई के मूल मात्रक होते हैं और उसके पूरक मात्रक होते हैं, इसकी परिभाषाएं आपको लिखना है। तो मीटर का देखिए निकालेंगे तो प्रकाश द्वारा, अब 1/29, 97, 92, 45, 8। अब इसको अगर हम चेंज करेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 29,97,92,458 सेकंड में निर्वात में चली गई दूरी को 1 मीटर कहते हैं। यानी जब प्रकाश, आप किसी प्रकाश को जलाएंगे तो 1 का अगर हम इतना भाग करेंगे 29 करोड़, आप समझ सकते हैं कितना छोटा समय आपका ले रहा है। तो इतने समय में जो प्रकाश की दूरी तय होगी उसे हम 1 मीटर कहेंगे। ध्यान देने वाली बात है, आपके लिए समझने वाली बात है कि अगर हम 1 का इतना भाग करेंगे तो इतने समय में जो प्रकाश से चलाते हैं तो इतना समय हम लेंगे कि 1 मीटर जाएगा वो। ठीक है। तो यह ध्यान समझेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, किलोग्राम। किलोग्राम क्या होता है, किलोग्राम किसे कहते हैं, तो फ्रांस में पेरिस के निकट सेवरस नामक स्थान पर, कहाँ पर, सेवरस नामक स्थान पर माप तौल के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो में, माप तौल के किसमें, अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो में सुरक्षित रखे प्लेटिनम, इरिडियम, मिश्र धातु से बने बेलन के द्रव्यमान को, जो मिश्र धातु का बेलन का द्रव्यमान है, जो प्लेटिनम और इरिडियम से बना हुआ है, इसकी 1 किलोग्राम को क्या कहा जाता है, 1 किलोग्राम को, उसके द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, 1 किलोग्राम कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं, सेकंड की बात करते हैं। 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में, किसमें, परमाणु घड़ी में सीजियम 133, परमाणु 192, 631, 776 कंपन करता है। इतना मतलब कि जोड़ लीजिए इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। अब आप अरब में पहुंच जाएंगे, यानी कि 9,192,631,770, यानी कि 6,31,776 कंपन करेगा। ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब केल्विन की बात कर लेते हैं। केल्विन में देखिए, जल के त्रिक बिंदु से, किसके, जल के त्रिक बिंदु से उष्मा गतिकी ताप के 1/273.16 के भाग को केल्विन कहते हैं। क्या कहते हैं, केल्विन कहते हैं। ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं कैंडेला। कैंडेला की बात करेंगे तो जब 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति का, यानी 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति का कोई प्रकाश स्रोत, क्या, कोई प्रकाश स्रोत किसी भी दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन विकिरण तीव्रता का एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो उस दिशा में उस प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता कहलाती है। क्या कहलाती है, ज्योति तीव्रता कहलाती है। ध्यान से इसको भी समझेंगे। एक बार और आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि जब 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति का, मान लीजिए इस आवृत्ति का कोई प्रकाश स्रोत है किसी भी दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन विकिरण तीव्रता का एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो उस दिशा में उस प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता कहलाती है। क्या कहलाती है, ज्योति तीव्रता कहलाती है। ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होगा। अब इसमें हम परिवर्तन पढ़ेंगे। ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को तुरंत शेयर करते चलेंगे, लाइक करते चलेंगे, और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम बताने जा रहे हैं। ठीक है। चलिए
एसआई मात्रकों के नाम के पूर्व विभिन्न पूर्वलग्न लगाकर छोटे या बड़े मात्रक आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। नीचे सारणी में 10 की घातों में प्रयुक्त पूर्वलग्न दिए गए हैं। यहाँ पे देखेंगे 10 की घात, अभी हमारा पूर्वलग्न है, ये हमारा संकेत है, ठीक है। तो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जाइगा, टेरा, पीटा, एक्टा, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं? डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जाइका, टेरा, पीटा, एक्टा। यानी कि डेका को किसके डीए से प्रदेश करेंगे और इसको 10 घाते 1, 10 घाते 2 करेंगे तो हेक्टो, 10 घाते 3 करेंगे तो किलो, 10 घाते 6 करेंगे तो मेगा। अब इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये बढ़ते हुए हमारे मात्रक होंगे जिसमें डेका लगा रहेगा और जिसमें हेक्टो लगा रहेगा। तो डेका से बड़ा क्या होगा? हेक्टो होगा, ठीक है। ध्यान से समझेंगे इसको। तो ये हमारा बढ़ते क्रम के मात्रक हैं। अब घटते हुए मात्रक के क्रम देके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान से इसको समझेंगे। तो मेगा क्या होता है? 10 घाते 6, इसको एम से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे आप कैपिटल एम भी कर सकते हैं, ठीक है। 10 घाते 9, यहाँ का होगा जाएगा होगा, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और 10 घाते 12 क्या होगा? टेरा होगा, इसे टी से प्रदर्शित करेंगे। और 10 घाते 15 क्या होगा? पीटा होगा, इसे पी से प्रदर्शित करेंगे। 10 घाते 18 क्या होगा? एक्टा होगा, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम घटते हुए क्रम के मात्रकों की बात करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे 10 घाते -1 यानी डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एक्टो। आपको इस तरीके से इसको पढ़ लेना है, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर डेसी की बात करें 10 घाते -1, सेंटी की बात करें 10 घाते -2, मिली की बात करें 10 घाते -3 और इसे हम DCMUNPFA आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। और माइक्रो की बात करें 10 घाते -6 और डेसी नैनो की बात करें 10 घाते -9 और अगर हम पीको की बात करें 10 घाते -12, फेम्टो की बात करें 10 घाते -15, इसको फर्मी भी एक तरीके से कहते हैं, ठीक है। चलिए 10 घाते -18 की बात करेंगे तो इसे क्या करेंगे? एटो कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के आपके मात्रक होंगे, आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना। चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए हम बात करेंगे राडार की। बात करें राडार किसे कहते हैं? तो इसका पूरा नाम रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग है। क्या है इसका पूरा नाम? रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग है। इस तकनीक का उपयोग युद्ध में शत्रु के लड़ाकू विमानों को स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। रडार का अर्थ है रेडियो तरंग के माध्यम में वायुयान की स्थिति एवं दूरी का पता लगाना। किसका? वायुयान। इसका मतलब इसका उपयोग कहाँ होता है कि इसका तकनीक का उपयोग युद्ध में शत्रु के विमानों की स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। रडार का अर्थ है रेडियो तरंग के माध्यम से वायु की स्थिति एवं दूरी का पता लगाना। इस विधि में प्रेषी स्टेशन में रेडियो तरंगे लड़ाकू विमान की संभावित दिशा में भेजी जाती है। ये तरंगे लड़ाकू विमान से टकराकर पुनः वापस लौट आती हैं, जिन्हें ग्राही ग्रहण कर लेता है। क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। यहाँ पे देखेंगे ग्राही मॉनिटर। क्या है? ग्राही मॉनिटर है, ठीक है। मान लो प्रेषी स्टेशन से, किससे? जो हमारा प्रेषी स्टेशन है, स्टेशन से लड़ाकू विमान की दूरी है कितना है? यक्ष है। क्या है? लड़ाकू विमान की दूरी है कितना है? यक्ष है, ठीक है। यक्ष है। तो रेडियो तरंगों को प्रेषी स्टेशन से, कहाँ से? प्रेषी स्टेशन से विमान तक जाने तथा विमान से टकराकर पुनः उसी स्थान पर वापस लौटने में लगा समय क्या है? टी है। क्या है? टी है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल इंटू समय। क्या हो जाएगा? चाल इंटू समय हो जाएगा, यानी कि यक्ष बराबर हाफ सी इंटू टी, ठीक है। आपका ये हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला मात्र देखिए हमारा क्या है? सोनार, जिसका अर्थ है कि नौ संचालन करना और दूसरी दूरी आदि का पता करना, ठीक है। इसका काम क्या होता है? नौ संचालन, जो नौका होती है हमारी समुद्रों में जाती है ना, तो उसका संचालन करना होता है। और दूसरी क्या होता है कि दूरी तथा आदि का पता करना। इसका उपयोग समुद्र में जल के अंदर लड़ाकू पनडुब्बी, समुद्री पत्थर, जहाज के मार्ग में आने वाली रुकावट की स्थिति तथा समुद्र की गहराई ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक है। इस विधि में प्रेषी द्वारा पराश्रव्य तरंगे भेजी जाती हैं। पराश्रव्य तरंगे वस्तुओं से टकराकर पुनः वापस आ जाती हैं, जिसे ग्राही क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार से अन्य वस्तुओं की स्थिति का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। मान लो, क्या मान लेते हैं? मान लो
कि प्रेषी से वस्तु x तथा पराश्रव्य तरंगे वेग v है। यदि पराश्रव्य तरंगों को प्रेषी से वस्तु तक जाने तथा उससे परावर्तित होकर पुनः प्रेषी तक वापस लौटने में लगा समय t हो तो क्या होगा, x बराबर हाफ v इंटू टी। क्या हो जाएगा, हाफ v इंटू टी हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। द्रव्यमान की बात करेंगे तो किसी वस्तु में समाहित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी वस्तु में समाहित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम तथा संकेत केजी होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम तथा जो संकेत होता है केजी होता है। चलिए भार की बात कर लेते हैं। भार में देखिए, भार और द्रव्यमान में बहुत अंतर होता है। अगर हम सिर्फ द्रव्यमान की बात करेंगे तो सिर्फ उसमें यम लेंगे, ठीक है, उसकी अणुओं की संख्या लेंगे, ठीक है। अगर यहीं पर अगर हम भार की बात कर लेते हैं, इसमें हम जी को ऐड कर देते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी का, उसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, डब्लू बन जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है इसको। तो किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर जितने बल से आकर्षित करती है उसे वस्तु का भार कहते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा भार w हो तो w बराबर क्या होगा, mg। क्या होगा, mg, ठीक है। क्या होगा, mg, ठीक है। जहाँ g क्या है, एक गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है, गुरुत्वीय त्वरण आपका हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखेंगे, अगला देखेंगे द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होगा, वस्तु में समाहित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। यानी वस्तु में समाहित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। भार की बात करेंगे तो किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर जितने बल के द्वारा आकर्षित करती है उसे वस्तु का भार कहते हैं। यह बराबर mg, क्या, यह बराबर क्या होगा, mg आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। इसका मान प्रत्येक स्थान पर एक समान रहता है। जो द्रव्यमान का मान है वो प्रत्येक स्थान पर आपको समान ही मिलेगा, लेकिन इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि यह गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है, ठीक है। इसकी माप जड़त्वीय तुला और भौतिक तुला से की जाती है। इसकी जो माप है जड़त्वीय तुला से की जाती है और भौतिक तुला से की जाती है। इसकी माप स्प्रिंग तुला से की जाती है, ठीक है। चलिए, इसका मात्रक केजी है और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। चलिए, यह एक अदिश राशि तथा दिशा नहीं हो सकता है इसमें, ठीक है। यह एक सदिश राशि है, ठीक है। चलिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता। किसी वस्तु का भार शून्य हो सकता है, जैसे पृथ्वी के केंद्र पर या कृत्रिम उपग्रह में, ठीक है। तो भार का मान क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। जैसे आप जाएंगे, पृथ्वी की जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका छोड़ देंगे, आप अंतरिक्ष में जाएंगे तो वहाँ पे आपका भार शून्य हो जाता है, ठीक है। किसी वस्तु का द्रव्यमान यह किसी वस्तु का मौलिक गुण होता है। क्या होता है, मौलिक गुण होता है। यह किसी वस्तु का मौलिक गुण नहीं होता है। क्या नहीं होता है, यह किसी वस्तु का मौलिक गुण नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए, लंबन किसे कहते हैं। लंबन किसे कहते हैं, तो प्रेक्षण बिंदु के परिवर्तन से, किससे, प्रेक्षण बिंदु के परिवर्तन से किसी वस्तु की स्थिति में सापेक्षिक विस्थापन को लंबन कहते हैं। क्या कहते हैं, लंबन कहते हैं, ठीक है। लेजर की बात करेंगे, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन एंड रेडिएशन, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या होता है, आप लोग फिर से एक बार लिख लीजिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन एंड रेडिएशन, ठीक है। सोनार में किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग किया जाता है, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेजर किसे कहते हैं, लेजर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से एक तीव्र एवं एक वर्णीय समांतर तथा उच्च कला समाबद्ध प्रकाश पुंज प्राप्त किया जाता है। लेजर किरणें जो होती हैं बिना फैलाव के लंबी दूरी तय कर लेती है, ठीक है। जो लेजर होती हैं बहुत सीधी, बहुत स्ट्रेट आती हैं और बिना फैलाव के ही लंबी दूरी तय कर लेती हैं, ठीक है। एक केजी बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम होता है, और एक क्विंटल बराबर क्या होता है, 100 केजी होता है, और एक टन की बात करें तो 10 क्विंटल के बराबर होता है। आप लोग याद कर लेंगे इसको। द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, चंद्रशेखर सीमा। क्या, चंद्रशेखर सीमा, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखेंगे लंबाई कुछ विशिष्ट मात्रकों की बात करेंगे
तो बहुत छोटी दूरियां के लिए क्या क्या लेंगे, हम फर्मी लेंगे। यानी इस मात्रक का उपयोग नाभिकीय आकार को व्यक्त करने में किया जाता है। इसका संकेत क्या होता है, एफ होता है। जो नाभिकीय आकार आप देखे होंगे, परमाणु का नाभिकीय आकार, इसी के द्वारा हम मापने का प्रयास करेंगे, इसके द्वारा। यानी एक फर्मी बराबर कितना होता है, एक फर्मी बराबर आपका निकल कर आएगा 10⁻⁻15 मीटर। क्या आएगा, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है। एंगस्ट्रॉम की बात करेंगे तो इस मात्रक का प्रयोग प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के मापन में किया जाता है। इसका संकेत 10⁻0 यानी कि एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। ठीक है। अब तीसरे नंबर की बात करेंगे, नैनोमीटर की बात करेंगे तो इसका उपयोग प्रकाश और अन्य विकिरणों के तरंग दैर्ध्य के मापन में किया जाता है। इसका संकेत nm है। क्या है, nm है। ठीक है। तो 1 नैनोमीटर बराबर क्या होगा, 10⁻9 मीटर यानी कि 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। माइक्रोन की बात करेंगे तो माइक्रोन देखिए, इस मात्रक का उपयोग जीव विज्ञान में अति सूक्ष्म जीवाणुओं के आकार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका संकेत μm है यानी कि 10⁻6 मीटर। ठीक है। अब हम बात करेंगे अत्यधिक बड़ी दूरियों के लिए बात करेंगे तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, वेग इंटू समय होता है। यानी प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 3 × 10⁸ इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। यानी कि आपके एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, जो हमारे प्रकाश की चाल है वेग होगी, और समय देखिए 365 दिन होते हैं, 365 दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इस तरीके से आपको निकाल लेना है। तो 9.46 × 10⁻15 मीटर यानी प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है। चलिए खगोलीय मात्रक की बात करते हैं। खगोलीय मात्रक में देखेंगे आप तो सूर्य और पृथ्वी के बीच, किसके बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच जो आपकी सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को क्या कहेंगे, एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। ठीक है। इसका संकेत क्या होता है, AU होता है। ठीक है। इसका संकेत क्या होता है, AU होता है। ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। यानी कि एक खगोलीय मात्रक, क्या, एक खगोलीय मात्रक बराबर क्या होगा, 1.496 × 10⁻11 मीटर, या एक AU बराबर क्या होता है, 1.496 × 10⁻11 मीटर। ठीक है। अब पार्सेक की बात करेंगे तो इसका मात्रक पूरा नाम क्या होगा, पैरालेटिक सेकंड है। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, और यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी के बराबर का चाप किसी बिंदु पर एक आर्क प्रति सेकंड का कोण बनाए तो उस बिंदु से चाप की त्रिज्यीय दूरी को एक पार्सेक कहते हैं। ठीक है। तो एक पार्सेक बराबर क्या होगा, 1.496 × 10⁻11 मीटर। ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या से, यानी कि थीटा बराबर S/R यानी कि R बराबर S/थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, S का मान 1.496 × 10⁻11 और थीटा क्या होगा, 1 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 1/3600 डिग्री। ठीक है। सूत्र रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर मान रखेंगे तो इसको हम बदल देंगे, यानी कि 1/3600 इंटू π/180। इसका टोटल सॉल्व करेंगे तो एक पार्सेक बराबर कितना आएगा, 3.08 × 10⁻16 मीटर। ठीक है। तो प्रकाश वर्ष, पार्सेक और खगोलीय मात्रक में संबंध क्या होता है, क्या होता है, यहाँ आप देखेंगे प्रकाश वर्ष बटे खगोलीय मात्रक क्या होगा, 6.3 × 10⁻4। एक पार्सेक और एक खगोलीय मात्रक में अगर निकालेंगे 3.05 × 10⁻5। अगर एक पार्सेक बराबर क्या होगा हमारा, ये 3.05 × 10⁻5 खगोलीय मात्रक आपका निकल कर आएगा। ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। स्पष्टता हम बात करेंगे तो देखेंगे जो हमारा मात्रक है, यानी कि एक पार्सेक सबसे बड़ा होगा, उसके बाद प्रकाश वर्ष होगा, उसके बाद खगोलीय मात्रक आपका निकल कर आएगा। ठीक है। चलिए छोटी दूरियों के लिए फर्मी, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर था। माइक्रोन में बड़ी दूरियों के लिए प्रकाश वर्ष, खगोलीय मात्रक एवं पार्सेक में मापी जाती हैं। चलिए ठीक है। आगे आपको बताते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में देखेंगे क्या कर रहा है कि एक ठोस बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर था, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। यानी जो बेलन है उसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, और उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ मिलीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 मिलीमीटर आपका निकल कर आता है। तो बेलन की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है,
तो इसको अगर हम मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो 2 इंटू 10 इंटू क्या हो जाएगा 20 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, तो 2 का गुणा 10 में कर देंगे तो इसको मिलीमीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो या इसको भी चेंज करेंगे 10 सेंटीमीटर है, इसको भी चेंज कर 100 mm हो जाएगा। ठीक है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच होता है। दो व्यक्तियों के बीच की दूरी की लंबाई क्या हो जाएगा, ध्यान देखेंगे तो 2 दिया है पहले से, पाई का मान 3.14 होता है और आर कितना दिया है 20 mm दिया है, और यहाँ से ऊंचाई का मान 100 रख देंगे और आर का मान कितना दिया है 20 दिया है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 15,072 मिली एम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मेमी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बता, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष सभी लोग कमेंट करें किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक होगा। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, यसाई मात्रक पद्धति में मूल मात्रक क्या होते हैं, खगोलीय मात्रक होते हैं। गुरुत्वीय द्रव्यमान की बात करेंगे तो यदि किसी का द्रव्यमान उस पर गुरुत्व के प्रभाव के आधार पर मापा जाए तो वस्तु के द्रव्यमान को गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं। यदि किसी का द्रव्यमान उस पर गुरुत्व के प्रभाव के आधार पर मापा जाता है, यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल है आपका उसके प्रभाव में अगर मापा जाता है तो उस वस्तु के द्रव्यमान को गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे, जड़त्वीय द्रव्यमान की बात करेंगे तो यदि गुरुत्व के अतिरिक्त अन्य बाह्य बल के प्रभाव के आधार पर वस्तु का द्रव्यमान मापा जाए तो वस्तु के द्रव्यमान को जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, जड़त्व के आधार पर मापा जाए, जैसे कोई वस्तु स्थित है तो स्थित है, उसको जब तक उतना बल न दिया जाए ऐसे खिसकाने के लिए तब तक उस पर जड़त्व का काम करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन, एक कार की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल बताइए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी कितना दिया 36 किलोमीटर, समय कितना दिया 1 घंटा। तो यहाँ पे सारे मान को चेंज कर देंगे तो 36 इंटू 1000 इसको बदल देंगे मीटर में और इसको बदल देंगे सेकंड में, यानी कि 1 इंटू 60 यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड आपका टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखेंगे अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, मापन में त्रुटियां, सार्थक अंक एवं बीमाएं। ठीक है, तो यथार्थता की बात करेंगे तो इसमें आपको अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। मापन में त्रुटियां, सार्थक अंक एवं बीमाएं की बात करेंगे। यथार्थता की बात करेंगे तो मापित मान वास्तविक मान के जितना निकट हो जाता है, जो मापित मान है हमारा वास्तविक मान के जितना निकट हो जाता है, मापन की यथार्थता उतनी ही अधिक होती है। क्या होती है, जो जैसे कि जो हमारा मापित मान है वास्तविक मान के जितना निकट हो जाएगा, ठीक है, मापन की यथार्थता उतनी ही अधिक होगी। जैसे 1 केजी है, 1 केजी में 1000 ग्राम है, आप किसी दूसरी चीज़ से उसका मापन कर रहे हैं, वहाँ पर अगर आप 9999 ग्राम मापन कर रहे हैं तो उसकी वह यथार्थता है कि वह इतना अच्छी तरीके से माप पा रहा है। ठीक है, अगर 1000 माप ले रहा है तो और अच्छी बात है। ठीक है, यही उसकी यथार्थता होती है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं परिशुद्धता। परिशुद्धता यह बतलाती है कि कोई राशि किस विभेदन या सीमा तक मापी गई है। ठीक है, परिशुद्धता मापक यंत्रों के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। जो परिशुद्धता है मापन यंत्रों के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। चलिए अल्पतमांक की बात कर लेते हैं। तो वह कम से कम परिमाण जिसे कोई मापन यंत्र माप सकता है, वह कम से कम परिमाण जिसे कोई मापन यंत्र माप सकता है उस यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। ठीक है, क्रमांक की बात करेंगे तो मीटर पैमाना का जो अल्पतमांक होगा 0.1 सेंटीमीटर होगा। वर्नियर कैलिपर्स का क्या होगा 0.01 सेंटीमीटर होगा। स्क्रू गेज या पेचमापी का क्या होगा 0.001 सेंटीमीटर आपका होगा। ठीक है, तो ये अल्पतमांक है उसके। ठीक है, यानी कम से कम परिमाण जिसे कोई मापन यंत्र माप सकता है, यानी कि आपको बहुत ही बारीकी से मापता है क्या हमारा स्क्रू गेज। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए हमारा क्या होगा, मापन में त्रुटियां की बात करें। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को मापन की त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी भौतिक राशि का जो वास्तविक मान होगा, और जैसे कि वास्तविक मान हमारा क्या होता है 1000 ग्राम होता है, अगर हम माप के कितना निकाल रहे हैं 998 ग्राम निकाल रहे हैं तो उसके त्रुटि कितना आ गई हमारा
कितना आ गई हमारी 2% की त्रुटि इसमें आ जाती है। ठीक है, चलिए त्रुटियों के प्रकार की बात करें, क्रमबद्ध त्रुटि हमारी होगी पहला। तो उन त्रुटियों को क्रमबद्ध त्रुटि, जो त्रुटियां उन त्रुटियों को जो क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं, जो एक ही दिशा में होती है, जो क्या होती हैं, एक ही दिशा में आपकी त्रुटियां होती हैं, उसे हम क्या कहेंगे, क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं। ठीक है, यांत्रिक त्रुटियां की बात करेंगे तो वे त्रुटियां यंत्रों की बनावट के कारण होती है। क्या होती है, यंत्रों के बनावट के कारण होती है। ठीक है, शून्यांक त्रुटि की बात करेंगे तो वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर आदि ऐसे यंत्र हैं जिनमें प्रारंभिक स्थिति में मुख्य पैमाने और वर्नियर पैमाने के शून्य चिन्हों को एक ही सीध में होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है, तो उन यंत्रों में शून्यांक त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्यांक त्रुटि कहते हैं। ठीक है, चलिए अल्पतमांक की बात करेंगे तो वह न्यूनतम माप को जो किसी यंत्र के द्वारा ज्ञात की जा सकती है, उस यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्पतमांक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। आचार्य त्रुटि की बात करेंगे जब बार बार परीक्षण लेने से होती है, यानी कि जब बार बार परीक्षण लेने के बाद भी उतनी ही पुनरावृत्ति होती है, कितनी, उतनी ही पुनरावृत्ति होती है, तो इस प्रकार की त्रुटि को अचर कहते हैं। क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत त्रुटि की बात करेंगे तो प्रयोगकर्ता द्वारा, किसके द्वारा, प्रयोगकर्ता द्वारा यंत्रों का पाठ सही तरीके से नहीं लिए जाने पर, यानी प्रयोगकर्ता द्वारा जो यंत्रों का पाठ है सही तरीके से नहीं लिए जाने पर होने वाली त्रुटि को व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर की बात करेंगे, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। जो बाह्य कारक है हमारे, उसके कारण त्रुटि क्या होती है, तो यह त्रुटि बाह्य परिस्थिति जैसे दाब, ताप, वायु आदि के कारण होता है। जैसे कि वायु की दिशा में ध्वनि का वेग बढ़ जाना, लंबाई मापते समय ताप वृद्धि पैमाने में विस्तार हो जाना, तो ये आपके लिए क्या हो जाता है, बाह्य कारक हो जाता है। ठीक है, अपूर्णता त्रुटि, यानी त्रुटियों का कारण जानते हुए भी उनका पूर्णतः निराकरण नहीं कर पाना अपूर्णता त्रुटि कहलाती है। क्या कहलाती है, अपूर्णता त्रुटि कहलाती है। ठीक है, यादृच्छिक त्रुटियां की बात करेंगे जब त्रुटि अनियमित तथा यादृच्छिक रूप से होती है। जब त्रुटि किसके रूप में, अनियमित रूप तथा, जब त्रुटि क्या होती है, अनियमित तथा यादृच्छिक रूप से होती है, तो इस त्रुटि प्रकार की त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए, स्थूल त्रुटियां क्या होती है, तो मापनकर्ता की असावधानी के कारण, यानी आप इसे माप रहे हैं, कोई असावधानी हो गई आपसे, आप भूल गए कोई रीडिंग लेना, तो उसके कारण जो त्रुटि होती है उसे हम क्या कहेंगे, स्थूल त्रुटियां कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि की बात करेंगे तो किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और व्यक्तिगत मापित मान के अंतर के परिणाम को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और व्यक्तिगत मापित मान के अंतर को क्या कहते हैं, परिमाण को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है, आपेक्षिक त्रुटि की बात करेंगे तो आपेक्षिक त्रुटि किसे कहते हैं, तो मापन की माध्य निरपेक्ष त्रुटि और उस भौतिक राशि के माध्य मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। ठीक है, प्रतिशत त्रुटि की बात करेंगे तो जब आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। ठीक है, त्रुटियों में संयोजन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब कोई भौतिक राशि एक से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो उन भौतिक राशियों के मापन में होने वाली त्रुटियां संयुक्त रूप से उस भौतिक राशि की त्रुटि का निर्धारण करती हैं। यानी कि जब कोई भौतिक राशि एक से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो उन भौतिक राशियों के मापन में होने वाली त्रुटियां संयुक्त रूप से उस भौतिक राशि की त्रुटि का निर्धारण करती हैं, उसे ही त्रुटियों का संयोजन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए, योग का संयोजन जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। माना दो भौतिक राशियां a और b के मापित मान क्रमशः a प्लस माइनस डेल्टा a, b प्लस माइनस डेल्टा b है, जहां डेल्टा a और डेल्टा b उनकी निरपेक्ष त्रुटियां हैं, तो इन राशियों के योग z बराबर a प्लस b में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा z मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। यहाँ से z प्लस माइनस डेल्टा z या a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस जेड b, प्लस माइनस डेल्टा z बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस
डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यानी कि अधिकतम निरपेक्ष जो डेल्टा जेड है हमारा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होगा। ठीक है, इस प्रकार जब दो राशियों को जोड़ा जाता है तो अंतिम परिमाण में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि राशियों में निरपेक्ष त्रुटि के योगफल के बराबर हो जाता है। ठीक है, अंतर में बात करेंगे तो अंतर में देखेंगे आपको क्या निकल कर आएगा, वही चीज निकल कर आएगी। माना दो भौतिक राशियां ए व बी हैं तो मापित मान क्रमशः डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए व बी डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। माना जेड बराबर क्या है, ए माइनस बी का निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा जेड का मान ज्ञात करना है तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड क्या हो जाएगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। यहाँ से क्या हो जाएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए या माइनस प्लस डेल्टा बी क्या हो जाएगा, जेड बराबर ए माइनस बी आपका हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड या जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी या प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अधिकतम संभावित त्रुटि क्या हो जाएगी, डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। इस प्रकार जब दो राशियों का अंतर ज्ञात किया जाता है तो अंतिम परिमाण में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि राशियों में निरपेक्ष त्रुटियों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए त्रुटियों का संयोजन की बात करेंगे तो माना दो भौतिक राशियों के मापित मान क्रमशः ए प्लस डेल्टा ए है और बी प्लस डेल्टा बी है, जहां डेल्टा ए और डेल्टा बी उनकी निरपेक्ष त्रुटियां हैं। इन राशियों का गुणा जेड बराबर ए बी में जेड का निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आप देखेंगे तो मान लीजिए जेड प्लस डेल्टा जेड है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए बी प्लस माइनस डेल्टा बी है। यहाँ से ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी या प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी गुणा करने पर आपको ये मिलने वाला है। अब इसमें क्या करेंगे, ए बी का भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड, यानी कि 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपान डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपान डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपान ए बी। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं, यहाँ से जब आप 1 से 1 कैंसिल कर देंगे तो प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपान बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए इंटू डेल्टा बी अपान डेल्टा बी अपान बी आपका निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं, यानी कि डेल्टा ए अपान ए व डेल्टा बी अपान बी का मान बहुत ही कम है। क्या है, बहुत ही कम है, अतः उनका गुणनफल बहुत ही कम होगा। इस गुणनफल की अपेक्षा करने पर जो आपका पॉइंट में गुणा में आया था वो बहुत कम है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड अपान जेड बराबर डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान डेल्टा बी अपान बी। अतः जब दो राशियों का गुणा किया जाता है तो अंतिम परिणाम में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि उन राशियों के भिन्नात्मक त्रुटियों को योगफल के बराबर होता है। अब हम भाग की बात कर लेते हैं, भाग में देखिए क्या आएगा। ठीक है, भाग में देखिए क्या आएगा, तो इसमें आपको ज़्यादा करना नहीं, हम आपको डायरेक्ट इसका फार्मूला बताएंगे, डायरेक्ट फार्मूले से आप कर लेंगे। ठीक है, भाग में भी आपकी वही चीज़ आने वाली है। भिन्नात्मक त्रुटि में क्या आएगा, ध्यान से आप देख लेंगे, इसको आपको समझ लेंगे। ठीक है, डेल्टा जेड अपान जेड बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब हम सार्थक अंक की बात करेंगे तो किसी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होती है वह माप उतना ही अधिक यथार्थ होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जो सार्थक अंक होगा, यानी कि किसी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक यानी कि एक अच्छी तरीके से मापने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी वह माप उतनी ही अधिक यथार्थ होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा। किसी संख्या में दशमलव वह स्थान परिवर्तित कर देने पर भी सार्थक अंकों की संख्या वही रहती है। ठीक है, जैसे 1.234 और 1.123.4 दोनों में सार्थक अंकों की संख्या क्या है, सेम ही है, यानी कि 1 4 3 सबका अपना अपना एक अलग मतलब होगा। दूसरा नंबर देखिए, दो अशून्य संख्याओं के बीच के समस्त शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें सार्थक समस्त शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे दशमलव के पहले क्या है, शून्य लगा है, दशमलव के बाद भी शून्य लगा है, तो इसमें जितने भी अंक होंगे आपके सारे सार्थक अंक माने जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे,
प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। ठीक है, यानी कि प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं, किंतु दाईं ओर अंत में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। ठीक है, जैसे आप इसमें देखेंगे कि 0.007 में सार्थक अंक की संख्या एक ही है, इसमें आपको एक ही सार्थक अंक मिलेंगे। ठीक है, और अगर हम इसमें देखेंगे 6.320 में सार्थक अंक की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, यानी कि शून्य से यहाँ पे आप शून्य देख रहे हैं, दशमलव देख रहे हैं, दशमलव से यहाँ पे 2 अंक लगा दिए तो आप यहाँ पे एक ही सार्थक अंक लेंगे। ठीक है, चलिए चौथे नंबर की बात करेंगे। दशमलव सहित संख्या के दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंकों में सम्मिलित नहीं किया। तो चलिए इसको भी आपको बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 6320 में सार्थक अंकों की संख्या 3 है। इसी तरह 13200 में सार्थक अंकों की संख्या 3 है, किंतु दशमलव सहित संख्या माप में प्राप्त होती है तो दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक में सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो ये काउंट किया जाएगा। ठीक है, चलिए यदि दो स्थानों के बीच की दूरी 200 मीटर माप में प्राप्त होती है तो इसके सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। अब इसमें अगर दूरी मिलेंगे तो इसको 3 होगी। ठीक है, यदि संख्या को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है तो 10 और उसकी क्षमता घात को सार्थक अंक भी उनकी गिनती में नहीं लेते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे 3 × 3.21 10⁹ में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है, इसमें कितनी होगी, 4 होगी, इसको हम नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। छठवें नंबर में मात्रक बदल जाने से, क्या मात्रक बदल जाने से सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 0.0432 मीटर बराबर 0.32 सेंटीमीटर या 43.2 मिलीमीटर में तीनों सार्थकों की संख्या कितनी है, 3 ही है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब हम बात करेंगे बीमीय सूत्र की। तो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रकों के संबंध क्या करता है, प्रदर्शित करता है। करने वाले व्यंजक का सूत्र उस राशि के भौतिक राशि का बीमीय सूत्र कहते हैं। यानी कि किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रकों में संबंध, यानी कि जो हमारे भौतिक राशि से जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं उनके मूल मात्रकों में जो संबंध प्रदर्शित करने वाले व्यंजक का सूत्र है उस भौतिक राशि का क्या कहता है, बीमीय सूत्र कहलाता है। इसे हमेशा हम बड़े कोष्टक में रखते हैं। जैसे लंबाई का L, द्रव्यमान का M, ताप का T, धारा यानी जो ताप है इसका K, और जो कैंडेला है इसका CD, और जो आणविक मात्रा है इसको A से, और जो मोल है इसका MD से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नहीं धारा का एम्पियर से, और विद्युत धारा का एम्पियर, जो तीव्रता का CD से, और जो मोल है आणविक मात्रा है उसको MD से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, चलिए कुछ का महत्वपूर्ण आपको हम बता देते हैं। ठीक है, जैसे क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि L का क्या होगा, लंबाई का L, चौड़ाई का L, इसका क्या हो जाएगा, L² हो जाएगा। ध्यान समझ में आ रहा है नहीं समझ आ रहा है। अब हम देखेंगे इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m की पावर 0 है, L की पावर 2 है और T की पावर 0 है। ठीक है, जो मात्रक नहीं आया उसका हम क्या कर देते हैं, 0 कर देंगे। ठीक है, ऐसा ही मात्रक की बात करेंगे इसका क्या हो जाएगा, मीटर² हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए हम आयतन की बात कर लेते हैं। आयतन देखिए क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। तो इसमें देखिए 3 भौतिक राशियां, इसका क्या हो जाएगा, m0 L³ T0, यानी कि L का क्यूब भी आप लिख सकते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर³ हो जाएगा। ठीक है, घनत्व की बात करेंगे, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो m/L³ यानी कि mL की पावर -3। ठीक है, यानी बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, mL की पावर -3 T की पावर 0, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर की पावर -3। ठीक है, चलिए एक और आपको बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। वेग का क्या होगा, दूरी बटा समय। तो इसका दूरी का क्या होगा L, समय का क्या होगा T, तो LT की पावर -1। तो बीमीय सूत्र m की पावर 0 LT की पावर -1, यानी ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड हो जाएगा। इसी तरीके से आप सबका निकाल लेंगे एक एक बारी बारी से। ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, गति के समीकरण S बराबर ut + ½ की शुद्धता की जांच कीजिए। शुद्धता की जांच के मतलब आपका दाएं अक्ष की सीमा बाएं अक्ष की सीमा के बराबर होगी। ठीक है, जहां S क्या है, विस्थापन है, U क्या है, प्रारंभिक वेग है, A त्वरण है, T क्या है, समय है। तो S की विमाएं क्या होगी, L,
u की बीमा क्या होगी lt की पावर -1, t की बीमा क्या होगी t, और a की बीमा क्या होगी lt की पावर -2। तो 1/2 एक बीमाहीन राशि, 1/2 हम नहीं लेंगे, ये बीमाहीन होगी आपकी। ठीक है, आपको सभी बीमाएं हमने बता दी। उसके बाद देखेंगे गति का समीकरण क्या होता है, यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। तो बाएं पक्ष की बीमा लेंगे तो यल बराबर क्या होगा m की पावर 0 lt की पावर 0। ठीक है, अब देखें दाएं पक्ष की बीमा लेंगे तो lt की पावर -1 t प्लस lt की पावर -2 t की पावर 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए t की पावर -1 और t क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ यल बचेगा, प्लस इसमें आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएंगे, t की पावर 0 इसमें बचेगा, इसमें भी क्या बचेगा यल बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इसका निकालेंगे तो m की पावर 0 यल की पावर यल इंटू टी की पावर 0 प्लस m की पावर 0 एल टी की पावर 0। स्पष्ट है कि दोनों पक्षों में प्रत्येक पद की बीमाएं समान है, इसमें प्रत्येक पद की बीमा क्या है समान है, अतः दिया गया समीकरण क्या होगा शुद्ध है। ठीक है, इसी तरीके से आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको एक बारी बारी तरीके से रिवीजन हम कराते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपको इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व कर लेना है।